Hi guys, welcome to channel कैफेल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि बाध्यता या अनिवार्यता कैसे व्यक्त करते हैं। अगर किसी चीज को, किसी कार्य को करने का मन नहीं हो फिर भी मुझे करना पड़ता हो, तो उस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। यानी आज हम बाध्यता या अनिवार्यता सूचक वाक्य के बारे में समझेंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। फ्रेंड्स, अब इस वाक्य को देखिए, उसे भीख मांगनी होती है या उसे भीख मांगनी पड़ती है। मतलब क्या है कि वह भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन उसे भीख मांगने का काम करना पड़ता है। उसी तरह उसे लड़ाई करनी पड़ी। फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों से यह मतलब होता है कि वह उस काम को करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ता था। तो आइए देखते हैं इस तरह के वाक्य को हम कैसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद हैव या हैव गॉट। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, या तो हम सिर्फ हैव का प्रयोग कर सकते हैं या हैव गॉट का भी। उसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1। तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव गॉट प्लस इन्फिनिटिव। आइए अब पहले वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य था उसे भीख मांगनी होती है या पड़ती है। इट शोज कंपल्सन, यह कंपल्सन बताता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही, क्योंकि उसे है इसीलिए सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद हैज, चूंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, या ही हैज गॉट, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ही हैज या ही हैज गॉट। उसके बाद इन्फिनिटिव था, तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, इसीलिए भीख मांगने का होता है बेग, तो 2 प्लस बेग, जो यहां पर हम बनाते हैं। तो दोनों तरीके से हो सकता है, ही हैज टू बेग या ही हैज गॉट टू बेग। अब आप सोचेंगे कि जब ही हैज टू बेग कर सकते हैं तो ही हैज गॉट का प्रयोग क्यों करेंगे। आप या तो सिर्फ हैज या हैव का प्रयोग कीजिए या हैव प्लस गॉट का प्रयोग कीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं आप लिखा देखेंगे कि हैव गॉट का प्रयोग हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साथ क्या हुआ। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो आप समझ लीजिए कि या तो हैज या हैव गॉट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी अंतर के। अब आइए दूसरे वाक्य पर। उसे लड़ाई करनी पड़ी, ये क्या है, टेंस बदल गया है। पहला क्या था, सिंपल प्रेजेंट में था, इसीलिए हैज हैव का पहला रूप प्रयोग किए थे। आपको पता होगा कि हैज और हैव का V1 भी होता है, V2 भी होता है, V3 भी होता है, V4 भी होता है। तो इसके बारे में हम यूज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पर, आप उसमें देख सकते हैं। वहां टू बी, टू डू और टू हैव का डिटेल बताया गया है कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्या इसका फर्क होता है और इसका क्या अर्थ होता है। तो इस तरह से यह वाक्य है पास्ट सिंपल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी टेंस चेंज होगा तो इस स्ट्रक्चर में जो हम बताए हैं हैव या हैव गॉट का प्रयोग करते हैं, उसका ही रूप चेंज होगा। अगर हैव है, सिंपल वर्जन है तो हैव था, अगर इसी के पास में रहेंगे तो हैड हो जाएगा।
तो जनरली आप लोग हैव का ही प्रयोग करें तो बेहतर है, क्योंकि हैव का प्रयोग करेंगे तो आप हर टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। हैव या हैव का प्रयोग जनरली प्रेजेंट सिंपल में करते हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब आए पास्ट में देखते हैं। तो उसे लड़ाई लड़नी पड़ी, यह पास्ट सिंपल में है। आपको बता चुके हैं कि जब हम ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे तो इसमें वर्ब का फॉर्म हैव होता है और इसी का रूप चेंज होता है। तो ये पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, हैव का पास्ट फॉर्म यानी V2 प्रयोग करेंगे। तो हैव का V2 होता है हैड। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड। रिमेंबर, हैड इज द V2 ऑफ हैव और देयर आफ्टर इन्फिनेटिव यानी 2 + V1। तो 2 + क्वारल, लड़ाई मतलब झगड़ा करना, लड़ाई करना, क्वारल मतलब होता है। तो इसीलिए इन्फिनेटिव 2 + क्वारल। नेक्स्ट देखिए, उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। गाइस, मैं तीनों ही टेंस का सेंटेंस एग्जांपल के ऊपर दे रहा हूं ताकि आप इसे ठीक से समझें। अब है उसे लड़ाई करनी पड़ेगी, ये किसमें है, फ्यूचर में है। तो जिस तरह से हम सिंपल वर्ब का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, उसी तरह से हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग फ्यूचर में करेंगे, सेल या विल लगा के। यहां पर आपको यह देखना है कि जब कंपल्सन दिखाते हैं और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं तो उसमें मेन वर्ब हैव या हैव गॉट होता है। तो आप हैव को मेन वर्ब मान के चलिए, आप उसी को टेंस के अनुसार बदलते रहिए। आइए अब इसे बनाते हैं। उसे लड़ाई करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट क्या है, ही, अब फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही कर सकता है सेल या विल। उसके बाद क्या होता है फ्यूचर में, V1। तो यहाँ वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, हैव। क्यों करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं ये कंपल्सन बताता है और कंपल्सन बताने के लिए हम प्रयोग करेंगे इस स्ट्रक्चर का, और इस स्ट्रक्चर में मेन वर्ब हैव होता है। तो इसलिए ही विल हैव और उसके बाद इन्फिनेटिव जो 2 + V1 है। क्या हो गया, ही विल हैव टू क्वारल, उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे काम करना पड़ा है, ये किसमें है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ हैज या हैव, उसके साथ V3। ठीक है, यहां क्या है, कंपल्सन है, हम कंपल्सन बता रहे हैं और कंपल्सन बताने के लिए स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस 2 + V1। तो ये सेंटेंस कंपल्सन दिखाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म क्या होता है उसको लेंगे। तो क्या होता है, सब्जेक्ट, तो आई हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव। तो यहां आई के साथ हैव का प्रयोग कर दिए। फिर क्या होता है, V3। चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि कंपल्सन बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 2 + V1 के लिए, और जब इसका टेंस बदलता है तो इसमें क्या होता है, हैव हो जाता है मेन वर्ब। तो V3 जो प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इसी हैव का V3 प्रयोग करेंगे। तो गाइस, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हैज और हैव के बारे में हम विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। यूज ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब उस नाम से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। तो हैव का V3 हैड हो गया। तो यहां क्या हो गया, आई हैव हैड, उसके बाद इन्फिनेटिव तो 2 + V1, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप लोग ये देखिए, मत कंफ्यूज हो जाइए कि यहाँ हैव यहाँ हैड कैसे हो गया। ये इसलिए हो सकता है कि ये हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैव हैज का प्रयोग करते हैं वो, और ये हैड है जो वर्ब का V3 प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक हैव है और एक हैड है। हैव का प्रयोग जो किया है वो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार से, और हैड का जो प्रयोग किया हुआ है वो V3 है टेंस के अनुसार। चूंकि हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, V3 का प्रयोग होता है। तो हैव का V3 क्या होता है, हैड। चूंकि कंपल्सन बताना है, कंपल्सन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हैव के बाद 2 + V1 का प्रयोग करते हैं, और इसी हैव को हम मेन वर्ब मानते हैं। तो जहां भी जिस सेंटेंस का प्रयोग करना होगा हम हैव को मेन वर्ब मान के चलते हैं। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, और कंपल्सन बताना है क्या, तो काम करना पड़ा है। तो काम करना सीधा रहता तो डू द वर्क होता या वर्क होता। यहाँ काम करना पड़ा है इसीलिए हैव टू डू द वर्क होता है, ये हो गया वर्ब।
अब इस वर्ब को हमको V3 करना है, तो हैव का V3 क्या हो जाता है? हैड, इसीलिए हो गया है हैड टू डू द वर्क। वेरी सिंपल। अब आगे देखिए, उन लोगों को काम करना पड़ा था। फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये क्या है? ये है पास्ट परफेक्ट में। जिस तरह से हम लोग नंबर 4 बनाए हैं, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, लेकिन अंतर क्या रहेगा? ये है पास्ट परफेक्ट में, वो था प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखिए। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके साथ हैड। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? उन लोगों को तो दे, फिर उसके बाद क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट क्या करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड परफेक्ट के रूप में हैड का प्रयोग होता है, और उसके बाद होता है V3। अब यहाँ पर क्या है? ये भी V3 है और कंपल्सन बता रहे हैं, तो वही होता है। क्योंकि कंपल्सन जब बताना हो तब प्रयोग करते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्या है +2 + V1, उसमें है हो जाता है मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, अब हम प्रयोग क्या करना है? कंपल्सन बताने वाले वर्ब का। तो यहाँ वर्ब मेन है क्या? है, उसके बाद टू, और इंफिनिटिव क्या है? काम करना। तो हैव टू डू द वर्क को हमको V3 करना है। तो हम बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है? मेन वर्ब हैव होता है, उसी का रूप बदलता है। तो उस हैव का V3 क्या होता है? हैड, जो अभी तुरंत बताए थे। चूंकि यह पास्ट परफेक्ट में है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर उसके बाद V3 हैव का, वो भी हैड। तो इसलिए 2 बार हैड आने से कंफ्यूजन में मत रहिए। तो क्या हो जाएगा? दे हैड टू डू द वर्क। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत लोग नहीं समझते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये 2 बार हैड का प्रयोग कैसे हुआ। तो इसका रिप्लाई आप लोग आसानी से बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए सब्जेक्ट के साथ जो पहला हेड है वो पास्ट परफेक्ट का हेड है, जो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद जो हेड है वो क्या है? हेड +2 + V1 है, जो कंपल्सन बताते हैं। जब भी मजबूरी या बातें बताते हैं तो हम स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस है +2 + V1, और जब सेंटेंस बदलता है तो हम मेन क्या होता है उसी का रूप बदलता है। तो चूंकि यह पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पर V3 का प्रयोग होगा, इसीलिए सब्जेक्ट दे और हेल्पिंग वर्ब हैड, उसका तुमको V3 का प्रयोग करना है। तो हैव का V3 हैड होता है, इसीलिए हैड टू डू द वर्क देना पड़ा है। तो पहला हेड हो गया पास्ट परफेक्ट का हेड, और दूसरा हेड हो गया कंपल्सन बताने के लिए जो प्रयोग करते हैं हैव टू + V1, उसका V3 हैड। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे हैड 2 बार क्यों आया, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एक पास्ट परफेक्ट का हैड और दूसरा कंपल्सन बताने के लिए हैव टू + V1 का V3, यानी हैव का V3 हैड। तो एक हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब और एक हैड हो गया हैव का V3। राइट, अब आगे दोस्तों, कभी कभी सेंटेंस में पढ़ना या होना के बदले सिर्फ करना का प्रयोग रहता है, उससे भी कंपल्सन का बोध होता है। अर्थात जब भी कंपल्सन का बोध करना हो तो हम उसी स्थिति का प्रयोग करेंगे। कैसे? आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमें शिक्षा का प्रसार करना है, यहाँ पर होना या पढ़ना नहीं है, सिर्फ करना है, लेकिन ये कंपल्सन बताता है। जनरली कंपल्सन बताने के लिए हम उसमें प्रेस डालते हैं। यहाँ पर अगर ये रहता हमें शिक्षा का प्रसार करना ही है तो बेटर होता। फिर भी आप समझ लीजिए इस तरह का भी क्या आता है। तो हमें शिक्षा का प्रसार करना है, दिस इंडिकेट्स कंपल्सन। तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? वही सब्जेक्ट प्लस है +2 + V1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या वी है, तो वी हैव या हैव गॉट टू स्प्रेड एजुकेशन। ठीक है, उसी प्रकार हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है। यहां सिर्फ ये आपको समझा रहे हैं कि होना या पढ़ना नहीं है, लेकिन यह करना है, इससे भी कंपल्सन का बोध होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? वी हैव गॉट टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है दोस्तों, अभी जो हम आपको स्ट्रक्चर बताए हैं सब्जेक्ट प्लस है +2 + V1, ये सिंपल और डायरेक्ट तरीका है।
लेकिन बाध्यता बताने के लिए हम भावार्थक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं। वो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस चूज प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव। अब क्या होता है कि सब्जेक्ट कैन नॉट चूज, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स सब्जेक्ट पसंद नहीं कर सकता है, कर्ता को पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ता है। बट के बाद जो इंफिनिटिव से होता हुआ कि लेकिन वो वर्ब को क्रिया करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट और ये कैन नॉट चूज मतलब सब्जेक्ट पसंद नहीं कर सकता है बट लेकिन करना पड़ता है। दिस इंडिकेट कंपल्सन। कंपल्सन का भाव इस तरह से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कंपल्सन तो ये होता है ना कि इच्छा नहीं है लेकिन उसको करना पड़ता है, अभी वही बताए थे, तो उसका हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप समझ लीजिए दोनों तरीका से। आपको जिस तरीका से प्रयोग करना है, जो आप कंफर्टेबल हो उसका प्रयोग कीजिए स्पोकन में, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपका टंग यानी जीभ इसका आदि हो। जब भी आपको बोलना हो तो फटाक से आप बोल सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन या कुछ सोचना नहीं पड़े, इसीलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। आइए देखते हैं। उसे भीख मांगनी होती है, हम बताए थे, क्या बताए थे, ही हैज टू बेग। अब इसको हम इस स्ट्रक्चर पर बना के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट चूज, उसके बाद बट बेग। दोस्तों यहां ध्यान रखिए, बेग जब प्रयोग किया है इसमें हम टू का प्रयोग नहीं किए हैं, यानी इंफिनिटिव है लेकिन विदाउट टू, बिना टू का, इसे हम बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुझे स्वयं भोजन बनाना होता है या पड़ता है, यानी मैं नहीं चाहता हूं बनाना लेकिन मुझे बनाना पड़ता है। क्या प्रयोग करेंगे, आई कैन नॉट चूज बट कुक फूड, ठीक है। यहां भी देखिए कुक के पहले टू का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हें वहां आना पड़ा, हम आना नहीं चाहते थे लेकिन आना पड़ा, आई कुडंट चूज बट गो देयर, यानी मैं वहां जाना पसंद नहीं करता था लेकिन गया यानी जाना पड़ा, ठीक है। हम लोगों को उससे सहमत होना पड़ा, यानी हम लोग सहमत होना नहीं चाहते थे लेकिन होना पड़ा। ये पास्ट में है तो क्या होगा, वी कुड नॉट चूज बट एग्री विथ हिम। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर अभी हम आपको बताए हैं, इससे दिक्कत ये होता है कि इसका प्रयोग हम दो ही टेंस में कर सकते हैं, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में, क्योंकि कैन का फॉर्म होता है प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड, इसका फ्यूचर में कोई फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम या तो प्रेजेंट में कर सकते हैं या पास्ट में, ठीक है। ओके, तब दोनों ही स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अभी जो हम सीखे हैं वो था कैसे बाध्यता या अनिवार्यता व्यक्त करेंगे। अब जो हम सीखेंगे वो है कैसे हम बताएंगे कि मेरे ऊपर कोई बाध्यता या अनिवार्यता नहीं है, यानी बाध्यता या अनिवार्यता का अभाव कैसे व्यक्त करते हैं उसके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद नीड नॉट प्लस इंफिनिटिव। नीड मतलब होता है आवश्यकता होना, और नीड नॉट मतलब आवश्यकता नहीं है, यानी जरूरत नहीं है, यानी अनिवार्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है। उसी प्रकार दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस इंफिनिटिव। जो स्ट्रक्चर हम पहले सीखे हैं बाध्यता बताने के लिए उसका हम नेगेटिव ला देंगे। जैसे पहले क्या था, अनिवार्यता बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1, ये था पॉजिटिव। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू द वर्क। अब अनिवार्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है, वो बताने के क्या करेंगे, उसी का नेगेटिव बना देंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1, आई हैव नॉट टू डू द वर्क, तो वही इसके आए हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस इंफिनिटिव, उसी का नेगेटिव। थर्ड भी वही है, सब्जेक्ट, अब अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो हैज, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो हैव, तो ये सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। नंबर 4 है सब्जेक्ट
उसके बाद डोंट या डज नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव, अर्थात अभी जो हम बताए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस इन्फिनिटिव, इसका नेगेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है नॉट का प्रयोग हैज या हैव का बात करें, दूसरा होता है कि इसे हम हैज या हैव को मेथड मानते हैं और इसका नेगेटिव डू या डज के हेल्प से हम बनाते हैं। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट हैव प्लस इन्फिनिटिव, ये उसी का नेगेटिव फॉर्म है जब हम हैज हैव को एज ए मेथड मानते हैं। तो और 4 है जो पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इन्फिनिटिव, वहां पर नीड था एज ए हेल्पिंग वर्ब, यहां पर नीड हो गया एज ए मेन वर्ब। तो जब इसको मेन वर्ब बनाएंगे तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे एज हेल्पिंग वर्ब करके, इसके डू या डज नॉट का प्रयोग करके प्लस इन्फिनिटिव, अर्थात एक ही वाक्य को हम 2-3 तरीके से बता सकते हैं। जो स्ट्रक्चर हम आपको पहले बताए थे उसका एक नेगेटिव बनाते हैं, तो हैज हैव के साथ नेगेटिव बनाने के लिए हम 2 तरीका प्रयोग करते हैं, एक सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी1, और एक होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और प्लस हैव। अब जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि मेरे पास कलम है, तो क्या होता है आई हैव ए पेन। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो 2 तरीका से बनता है, एक होता है आई हैव नॉट ए पेन और एक होता है आई डोंट हैव ए पेन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अभी जो हम बताए हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस वी1, यस इससे हम बाध्यता या मजबूरी बताते हैं, उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम 2 तरीका का प्रयोग करेंगे। एक जो भी हम बताए नंबर 2 में है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस इन्फिनिटिव, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, दोनों ही तरीका से आप बना सकते हैं, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार यहां आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इन्फिनिटिव, मतलब हुआ कि मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है, यानी मुझ पर उसकी अनिवार्यता नहीं है। तो यहां पर नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हम मॉडल का जो बताया है उसमें हम नीड और डेयर का स्पेशली एक्सप्लेन किए हैं, इसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। जो कि नीड और डेयर को बोला जाता है, डेयर होता है DARE, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, और इस दोनों को बोलते हैं मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या सेमी मॉडल, अर्थात इस दोनों का प्रयोग एज ए मेन वर्ब भी होता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, लेकिन आता है मॉडल में। तो इसका हम जो अभी पहला सेंटेंस है, जो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इन्फिनिटिव, यहां पर नीड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब है, और इसका नेगेटिव हम एक और तरीका से बना सकते हैं जब नीड को हम मेन वर्ब माने, तो वो है 5वां सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट प्लस नीड प्लस इन्फिनिटिव। दोनों का अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, आप लोगों को समझना सभी है, और जिसका प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जानिए सभी स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब आइए उसके आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं। उसे कठिन मेहनत नहीं करना पड़ता है, यानी अनिवार्यता का अभाव का बोध कराते हैं, अनिवार्यता नहीं है। तो ही डिड नॉट वर्क पहला स्ट्रक्चर, दूसरा उसी का जो 5वां रूप बताए थे, तो यहाँ पर डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डिड हो गया मेन वर्ब। तो ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड। अब हैज हम का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज नॉट टू वर्क हार्ड। अब इसी का नेगेटिव बनाए थे, जब हम हैज हमको मेन वर्ब मानते हैं तो क्या हो जाता है ही डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ डज नॉट का प्रयोग हुआ चूंकि ही थर्ड पर्सन है इसीलिए। उसी प्रकार यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसीलिए हैज। अगर रहता सब्जेक्ट यू या वी तो यहाँ पर क्या होता है हैवंट होता है। ठीक है, और यहाँ भी डॉट होता है। इसे आप बारीकी से समझें। हैव का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसको हम नेगेटिव 2 प्रकार से बनाते हैं। एक डॉट का प्रयोग हैव के बाद करते हैं, दूसरा जब हैव को हम मेन वर्ब मानते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तब हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डज नॉट हैव ए पेन, मतलब उसके पास कलम नहीं है, और ही हैज नॉट ए पेन, इसका भी मतलब ये हुआ कि उसके पास कलम नहीं है। तो उसके पास कलम नहीं है, इसको हम 2 तरीके से लाते हैं जो भी हम बताए हैं। ठीक उसी प्रकार अनिवार्यता का अभाव या अनिवार्य नहीं होने
ठीक उसी प्रकार मजबूरी नहीं होने या मजबूरी का अभाव का व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मजबूरी बताने के लिए हम प्रश्न का प्रयोग करते हैं उसका नेगेटिव बनाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस यूर का नेगेटिव बनाएंगे, उसको दो तरीका से, हैव नॉट प्लस टू प्लस यूर, या सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस यूर। अब दूसरा वाक्य देखिए, उसे भीख नहीं मांगनी होती। ठीक उसी प्रकार he did not beg, यहाँ need क्या हो गया, एज हेल्पिंग वर्ब। he does not need to beg, यहाँ पर need क्या हो गया, मेन वर्ब। इसे ध्यान रखिए, यहाँ पर need हो गया मेन वर्ब, यहाँ पर need था हेल्पिंग वर्ब। he has not to beg, यहाँ भी has हो गया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ he does not have to beg, यहाँ has does हो गया हेल्पिंग वर्ब और have हो गया मेन वर्ब। अब देखिए, मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं या नहीं धोने होते हैं, तो इसका प्रयोग हम I did not wash clothes, यहाँ पर need क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ need क्या हो गया, मेन वर्ब। I have not to wash clothes, यहाँ भी have हो गया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब। जब मेन वर्ब होगा तो उसको हम नेगेटिव बनाएंगे, do not या does not से। That is very simple and I think you must have understood it very well। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम सेंटेंस देखेंगे उसमें आवश्यकता बोध कराने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, किस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो देखेंगे। इससे पहले जब सीखे थे तो क्या था, अनिवार्यता या बाध्यता व्यक्त करने के लिए। अभी जो हम सीखेंगे वो आवश्यकता से संबंधित है। अब आवश्यकता या जरूरी, इसका बोध करने के लिए प्रयोग करते हैं नीड या वांट का। ठीक है, तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। मुझे एक कलम चाहिए। फ्रेंड्स, ये चाहिए देख के आप कंफ्यूज मत कीजिएगा और यहाँ पर शुड का प्रयोग मत कीजिएगा। शुड का प्रयोग भी चाहिए के सेंस में करता है, लेकिन वहां पर वर्ब के साथ चाहिए रहता है। ध्यान दीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। वर्ब प्लस चाहिए तो शुड का प्रयोग करेंगे, नाउन प्लस चाहिए तो नीड या वांट प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मुझे काम करना चाहिए, वहां पर हम आई नीड वर्क नहीं कहेंगे, वहां पर कहेंगे आई शुड वर्क। चूंकि वहां पर वर्ब चाहिए है तो शुड का प्रयोग हमको बताता है। शुड का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां ये बताना हो कि यह काम मोरली सही है या किसी को सजेस्ट करना हो। लेकिन नीड और वांट का प्रयोग हम तो वहां करते हैं जहां आवश्यकता या जरूरी का बोध कराना हो। तो मुझे कलम चाहिए, हम ये बोध कराते हैं कि मुझे एक कलम की आवश्यकता है या मुझे एक कलम की जरूरत है। तो उस केस में हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ कलम क्या है, नाउन है और उसके साथ चाहिए लगा हुआ है, तो हम प्रयोग करेंगे नीड या वांट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नीड अ पेन। उसी प्रकार क्या है, मुझे एक कप चाहिए, यहां पर एक कप चाय की आवश्यकता है। ठीक है, इस दोनों से आवश्यकता का बोध होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हम अभी बताए थे आपको वांट या नीड या रिक्वायर भी। रिक्वायर मतलब ये होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना। ठीक है, वांट मतलब ये होता है चाहना या आवश्यकता होना, नीड मतलब ये होता है आवश्यकता या जरूरी होना, और रिक्वायर मतलब ये होता है आवश्यकता होना या जरूरी होना। ठीक है, उसके बाद नाउन या कोई ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक कलम चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो यहां आई का प्रयोग कर दिए। फिर इसका क्या है, वर्ब देना पड़ेगा। तो वांट नीड रिक्वायर से कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसका नाउन क्या है, यहाँ पर क्या चाहिए, कलम, तो ये पेन। वेरी सिंपल। यानी सब्जेक्ट के बाद टेंस के हिसाब से हम इस वर्ब का प्रयोग करेंगे। किस वर्ब का, वांट नीड या रिक्वायर का, और उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। अब आगे देखिए, मुझे एक कप चाय चाहिए। गाइस, यहां बाय मिस्टेक मैं लिखा गया, इसे मुझे समझिए। मुझे एक कप चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, उसके बाद वर्ब नीड वांट रिक्वायर से कोई भी, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक कप ऑफ टी। तो मुझे एक कप चाय चाहिए। ठीक उसी प्रकार उसे थोड़ी मदद चाहिए, और उसे है सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। हम लोग बताए थे कि वर्ब क्या होता है, वांट नीड रिक्वायर्ड। क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए समय एस लग गया।
ही वांट्स, नीड्स या रिक्वायर्स क्या चाहिए, थोड़ी मदद, तो सम हेल्प। ठीक है, तो आवश्यकता या जरूरी बोध कराने के लिए हम प्रयोग करते हैं वांट, नीड या रिक्वायर का, शुड का नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे कलम चाहिए, आई शुड ए पेन नहीं कहेंगे, क्यों? शुड का प्रयोग वहां करते हैं जहां वर्ब हो, तो वर्ब के साथ चाहिए लगा हो वहां करेंगे, जिससे ये पता चलता हो कि उसे कोई सजेशन दे रहे हैं या उसको एक चीज करना चाहिए, उसका सलाह दे रहे हैं या उसका एक ब्रॉड कर्तव्य है। यानी वर्ब प्लस चाहिए। अगर नाउन के साथ चाहिए लगता है उसे अर्थ होता है उसे उस चीज की आवश्यकता है, जरूरी है, तो वहां प्रयोग करेंगे हम इस एसिस्टर का सब्जेक्ट के साथ नीड, वांट या रिक्वायर का। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स, अभी आपको हम पहले बताए थे कि नाउन प्लस चाहिए सेंटेंस में रहे तो हम क्या प्रयोग करेंगे, वांट, नीड, रिक्वायर का। इस वाक्य में भी चाहिए का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां हम नीड, डेयर, रिक्वायर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, शुड का। दोस्तों ध्यान रखिए, जब नाउन प्लस चाहिए सेंटेंस में रहे तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे वांट, नीड, रिक्वायर का प्लस नाउन का। लेकिन जब वर्ब के साथ चाहिए हो तो उस समय हम प्रयोग करेंगे शुड प्लस V1 का। अर्थात शुड एक मॉडल है जिसका अर्थ होता है चाहिए, उसका प्रयोग हम वहां करेंगे जहां वर्ब के साथ लगा हो। अर्थात अगर किसी को सजेशन देना हो, किसी को कर्तव्य बताना हो, तो उस समय हम प्रयोग करेंगे शुड का। और जब किसी की आवश्यकता है, जरूरी का बोध कराना हो, तो वहां हम प्रयोग करेंगे नीड, वांट या डेयर का। ठीक है, उसका हिंदी दोनों में रहेगा चाहिए। तो चाहिए वर्ड देखने से कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ आवश्यकता बता रहा है या यहाँ सजेशन दे रहा है या मोरल दे रहा है। वैसे भी आप अगर देख लेंगे कि वर्ब के साथ चाहिए है तो वहां पर शुड का प्रयोग करेंगे, शुड प्लस V1 का। और अगर नाउन के साथ चाहिए लगा हो तो प्रयोग करेंगे नीड, वांट, रिक्वायर का। तो नीड, वांट, रिक्वायर प्लस नाउन का प्रयोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अभी आपको बताने जा रहे हैं कि शुड का प्रयोग कैसे करते हैं, किस टेंस में करते हैं। आइए इसे समझते हैं। हमें सच बोलना चाहिए, यहां बोलना क्या है, वर्ब है, चाहिए लगा हुआ है, अर्थात वर्ब के साथ चाहिए है तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे शुड का। उसी प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ भी वर्ब है बोलना और चाहिए लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम शुड प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हमें ईमानदार होना चाहिए, यहाँ भी होना प्लस चाहिए। होना क्या है, होना मतलब बी एक वर्ब है, होना या बनना है। हमें ईमानदार बनना चाहिए या हमें ईमानदार होना चाहिए, बोथ आर राइट। तो यहाँ पर होना या बनना क्या है, वर्ब है, उसके साथ चाहिए लगा हुआ है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, शुड का। ठीक है, आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट शुड प्लस इन्फिनिटिव। हम बहुत बार बता चुके हैं कि इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस V1। ध्यान रखिए, अगर दिया हो इन्फिनिटिव उसका मतलब होता है टू प्लस V1। जहां पर इन्फिनिटिव विदाउट टू रहेगा वहां पर हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग हटा देंगे वर्ब से पहले। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव ब्रैकेट में लिखा हुआ है विदाउट टू, यानी वहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एक वर्ब का प्रयोग होगा। तो इन्फिनिटिव विदाउट टू को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, जो आपको बाद में बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। हमें सच बोलना चाहिए, शुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, फिर मॉडल शुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। सब्जेक्ट हो गया वी, शुड हो गया मॉडल जो होता है, उसका वर्ब हो गया बी। उसी प्रकार हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव था, अभी ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। इसमें क्या है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नोट का प्रयोग किया है। गाइस एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि व्हेन योर सेंटेंस इज नेगेटिव यू मस्ट प्लेस नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। मतलब नॉट का सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद होता है। ठीक है,
जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो या नॉट का प्रयोग कहीं भी करना हो तो ये ध्यान रखिए कि नॉट का स्थान हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसे, वी शुड नॉट टेल ए लाई। यहाँ शुड क्या है, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किए हैं और फिर टेल ए लाई। दोस्तों यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन मतलब होता है किस वर्ड के साथ किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, मैचिंग। वर्ड के साथ वर्ड का मैचिंग को बोलते हैं कोलोकेशन। उसमें आता है लाई के साथ टेल का प्रयोग करते हैं और ट्रूथ के साथ स्पीक का प्रयोग करते हैं। सच बोलो, उसके लिए हम बोलेंगे स्पीक द ट्रूथ। हम टेल द ट्रूथ कह सकते हैं लेकिन ये उतना सही नहीं होगा। सही क्या होगा, स्पीक द ट्रूथ। लेकिन झूठ बोलना का अंग्रेजी टेल लाई ही होगा। अगर हम कहते हैं स्पीक ए लाई तो ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ट्रूथ के साथ स्पीक का प्रयोग होता है और लाई के साथ टेल का प्रयोग होता है। टेल ए लाई इज करेक्ट, स्पीक द ट्रूथ इज करेक्ट। लेकिन स्पीक द लाई गलती हो जाएगा, टेल द ट्रूथ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीक द लाई और टेल द ट्रूथ इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन। द राइट इज दैट स्पीक द ट्रूथ और टेल द लाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। गाइस अभी हम बताए थे कि चाहिए पर थोड़ा रहेगा तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसी चाहिए पर जोड़ देना हो, जोरदार बनाना हो, यानी उस चाहिए के साथ अवश्य लगा हो, तो शुड के बदले हम प्रयोग करेंगे ought to का या मस्ट का। अर्थात सजेशन भी देते हैं तो जोरदार तरीके से देते हैं, किसी को कर्तव्य बताते हैं तो जोरदार तरीके से बताते हैं। उस केस में हम शुड के बदले प्रयोग करेंगे मस्ट या ought to का। ठीक है, शुड का प्रयोग सिंपल सजेशन, सिंपल कर्तव्य बताने के लिए होता है, लेकिन मस्ट और ought to का प्रयोग जोरदार तरीके से होता है। याद रखिए, शुड से ज्यादा जोरदार पूर्वक होता है ought to, और ought to से भी ज्यादा जोरदार पूर्वक होता है मस्ट। अगर आपको बहुत जोरदार पूर्वक करना है, बहुत जोर देकर कहना है, तो हम मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, ought to का अर्थ होगा अवश्य चाहिए। ठीक है, आइए अब इसे एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट फिर मस्ट इंफिनिटिव। स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होगा, जिस तरह से शुड का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर मस्ट या ought to के लिए होगा, क्योंकि मस्ट और ought to ये भी मॉडल ही है, हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ought to का प्रयोग हम करेंगे तो ये टू इंफिनिटिव का पार्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब नॉट का प्रयोग करना होगा तो ought और to के बीच में होगा। सब्जेक्ट ought not to होगा, ought to not नहीं होगा। नॉट का प्रयोग ought के बाद और to से पहले, इसके बीच में होगा, ought not to। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, हमें सच अवश्य बोलना चाहिए। यहां अवश्य लगा हुआ है, जोर दे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वी, जोर दे रहे हैं, इसलिए हम या तो मस्ट का प्रयोग करेंगे या ought to का प्रयोग किए हैं। फिर वर्ब क्या है, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, सिंपली रहता है कि हमें सच बोलना चाहिए तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। यहां जोर दे रहे हैं, अवश्य बोलना चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ या वी ought to स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए। यहां भी अवश्य है तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट बी ऑनेस्ट या वी ought to बी ऑनेस्ट। राइट, हमें अच्छा नागरिक अवश्य बनना चाहिए। यहां भी है, अवश्य लगा हुआ है, जोर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी मस्ट बी गुड सिटीजन या वी ought to बी गुड सिटीजन। यहां भी मस्ट का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहां पर हम जोर दे रहे हैं। तो जहां हमको जोर देकर बोलना हो, जोर देकर सजेशन देना हो, जोर देकर किसी को अपना कर्तव्य बताना हो, तो वहां पर हम मस्ट या ought to का प्रयोग करेंगे। याद रखिए, मस्ट का प्रयोग सबसे अधिक जोरदार पूर्वक कहने के लिए होता है। ठीक है, तो गाइस जितना हम बता चुके हैं उसके आधार पर हम मात्र 5 सेंटेंस दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, और ये 5 सेंटेंस को बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला सेंटेंस है, उसे किताब पढ़ना पड़ रहा है। दूसरा है,
हम लोगों को घर जाना पड़ा था। तीसरा है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है, सभी आदमी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एंड 5 है, आपको अवश्य मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। फ्रेंड्स, these 5 sentences have been given by me to you to translate just now and write it in comment box. इन सभी वाक्यों को बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे पता चलेगा कि आप कितना सिंसियरली वीडियोज को देखें। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट के साथ फिर से मैं आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।